हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 51 के साथ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कोरिया और जापान की तरफ से चार हंटर्स आते हैं जो कि एस रैंक के हंटर्स हैं और वो आपस में फाइट करेंगे। जापान की तरफ से एक हंटर जो कि कॉम्बैट टाइप का हंटर है, वो अपने आप में सोच रहा होता है यूनहो और मादोंग की पावर्स को तो मैं देख चुका हूँ क्योंकि वो दोनों थोड़ी देर पहले फाइट कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि यूनहो अभी भी अपनी पावर्स को छुपा रहा है। उसके पास अभी बहुत सारी पावर है। जापान की तरफ से एक लड़की हंटर भी होती है, वो कहती है अगर ये 4-on-4 की बैटल है तो मेरे ख्याल में मुझे चाइन के साथ फाइट करनी चाहिए। जबकि लिमताई ये सोच रहा होता है काश मेरे साथ कोई वीक सा हंटर फाइट करने के लिए आए। मादोंग की स्पेशल एबिलिटी एक ये भी होती है कि वो अपनी बॉडी के साइज को बड़ा कर सकता है। वो जल्दी से अपने बॉडी साइज को बड़ा कर लेता है और कहता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जापान की तरफ से वही हंटर जो कि पहले सोच रहा था वो आगे बढ़ता है और कहता है मुझे इसी के साथ फाइट करनी है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, चलो मैं इसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। और वो दोनों सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से अपने पंचेस टकराते हुए कहते हैं चलो फिर देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिमताई की तरफ भी एक हंटर आगे बढ़ता है। लिमताई कहता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है और मेरा स्पीड के मामले में इतना ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, मुझे थोड़ा पीछे हटना होगा। लिमताई कहता है वैसे भी दुश्मन से डिस्टेंस क्रिएट करना ये तो मेरी स्पेशलिटी है, लॉन्ग रेंज अटैक्स यही तो मेरा स्किल है। लिमताई की स्पेशल एबिलिटी ये होती है वो अपने हाथों से मैजिकल एरोस बना सकता है। लिमताई अपने हाथों में मैजिकल एरोस बनाता है और उन्हें सामने की तरफ फेंकता है। उससे ना सिर्फ वो वाला हंटर जो कि उससे लड़ने के लिए आ रहा होता है वो पीछे हट जाता है, बल्कि बाकी के सारे हंटर भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसके तीर पीछे दूर तक जा रहे होते हैं। चेयरमैन गन ही कहते हैं हमने इस जिम को बहुत ही प्योर क्वालिटी के मैजिक क्रिस्टल से बनाया है। एस रैंक से लो रैंक के हंटर्स के सामने ये दीवारें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन एस रैंक के हंटर्स के सामने ये दीवारें बिल्कुल बेकार हैं। चेयरमैन उन सब की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने अपने हंटर्स को इस फाइट में उतार कर कोई गलती कर दी। मेरे सारे हंटर्स का सामना टॉप क्लास के एस रैंक के हंटर्स के साथ है। वो लोग सिर्फ इनके हाथों को नहीं पकड़ेंगे बल्कि इनके बाजू को ही तोड़ देंगे। उसी वक्त एक मास्क वाला हंटर यूनहो के पीछे आ जाता है और यूनहो पर अटैक करने लगता है, लेकिन यूनहो जल्दी से अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए सामने से हट जाते हैं। यूनहो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैंने ब्लड लस्ट महसूस किया था, मुझे लगा था वो मुझे मारने वाला है लेकिन वो रुक क्यों गया, क्या वो मुझसे डर रहा है। वही हंटर अपने सीने पर हाथ रख के खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगा था मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं एक हंटर बनने के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। यूनहो उसकी तरफ देखता है और कहता है पता नहीं उसने क्या सोच के ये डिसीजन लिया, लेकिन वो मुझे हरा सकता था। या तो वो एक बहुत ज्यादा डरपोक है या फिर उसे ठीक से फैसला करना नहीं आता। यूनहो कहता है मुझे लगता है शायद गोटो इन सारे हंटर्स को हमारे साथ फाइट करवाकर हमारे स्किल्स को जांचना चाहता है, तो फिर उसको तैयार रहना चाहिए अभी जो इसके सामने आने वाला है। यूनहो थोड़ी सी और अपनी बीस्ट फॉर्म को रिलीज करते हैं और कहते हैं अगर तुम हमें अपने टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत सीरियस होना ही पड़ेगा। वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसकी तो आंखों का रंग चेंज हो गया है, मुझे यहाँ पर नहीं होना, मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना है। यूनहो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उनके अटैक को डॉज करता है। यूनहो कहता है जितना टैलेंट तुम्हारे पास है तुम एस रैंक के हंटर्स में टॉप क्लास पर जा सकते हो, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो और अपने स्किल्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जोंगसुन सब की तरफ देखकर कहता है मेरी फाइट तो बिल्कुल बच्चों जैसी फाइट थी, ये सारे तो मॉन्स्टर्स हैं। उसी वक्त यूनहो पीछे की तरफ देखते हैं तो मादोंग हार चुका होता है। जापानीज हंटर जीत जाता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ तुमसे ज्यादा है, और साथ ही लिमताई भी हार जाता है। दूसरे वाला हंटर उसे दीवार के साथ लगा देता है और कहता है इससे तुम्हारी बैक पीछे लग गई है और साथ में तुम्हारी कुलाई को भी पकड़ लिया है। अपनी दोनों फाइट्स जीतने के बाद वो सारे यूनहो के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। यूनहो उनसे कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि चाइन से फाइट करने से ज्यादा इजी मुझसे फाइट करना है, जबकि चाइन भी उस लड़की हंटर के साथ फाइट कर रही होती है। जापानीज हंटर कहती है मुझे लगा था ये सिर्फ फास्ट है, लेकिन ये सिर्फ फास्ट नहीं है बल्कि इसकी मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा अजीब है, मैं तो इसके मूव्स को समझ ही नहीं पा रही। और यहीं पर चाइन के बारे में बताते हैं कि चाइन का निक नेम द डांसर है, और साथ ही बताया जाता है उसे ये निक नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अपनी फाइट को बिल्कुल डांसिंग मूव की तरह करती है जिसका कोई पैटर्न नहीं होता, और ये निक नेम कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए उसके गिल्ड मास्टर ने उसे इस निक नेम से पुकारने से मना किया है। इसलिए ज्यादातर हंटर्स को उसके इस नेम के बारे में नहीं पता। चाइन जल्दी से उसको सामने की तरफ से पंच मारती है, लेकिन वो लड़की उसको डॉज करते हुए पीछे हो जाती है। लेकिन चाइन घूमते हुए पीछे की तरफ चली जाती है और उसकी बैक में हाथ रखते हुए उसे कहती है मैं जीत गई, तुम हार गई। चाइन फिर जल्दी से यूनहो की तरफ जाती है और कहती है मुझे उसकी हेल्प करना होगी, वो 2 से अकेला फाइट कर रहा है। उसी वक्त वो मास्क वाला लड़का चाइन के पीछे आ जाता है और कहता है वो दोनों यूनहो के लिए काफी हैं, मुझे लगता है कि मुझे इस लड़की को हराना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही चाइन के करीब पहुंचता है चाइन बड़ी तेजी के साथ उसके चेहरे पर पंचेस की बरसात कर देती है। जापानीज हंटर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसके पंचेस तो बहुत ज्यादा फास्ट थे। वो कहते हैं शायद इसने 10 पंचेस एक साथ मारे हैं या फिर 14 भी हो सकते हैं। चाइन खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पंचेस मार दिए।
लेकिन चाइन के पंचेस खाने के बाद वो हंटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। उसकी स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है, यानी कि उसकी सेकंड पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ब्लड लस्ट वाली होती है। उसकी अपनी टीम के हंटर्स कह रहे होते हैं, जब इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है ये तो अपने टीममेट्स को भी नहीं छोड़ता, ये तो बिल्कुल पागलों की तरह फाइट करता है और इसकी कोशिश होती है कि सामने वाले को मार डाले। रियोजी गोटो कहते हैं अगर कोरियन टीम से कोई जख्मी हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा, हम लोग तो सिर्फ उनकी एबिलिटीज को जांच रहे हैं। हानिकावा रियोजी से कहती है अगर हम किसी को रोकना चाहते हैं तो हमें जल्दी से उसे रोकना होगा क्योंकि वो चाइन को मारने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग उनको कंपनसेट कर पाएंगे जितना डैमेज उसकी पर्सनैलिटी चेंज की वजह से चाइन को होने वाला है। चाइन उसके अटैक की वजह से नीचे गिर जाती है और वो हंटर जिसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है और चाइन को किक मारने के लिए एक जबरदस्त स्टैंस लेता है। जैसे ही उसका पाँव चाइन के चेहरे के पास पहुंच जाता है, चाइन कहती है जो तो बहुत ज्यादा फास्ट है, अब मेरे बचने का कोई चांस नहीं। उसी वक्त जिनवू नीचे उतरता है और उसके पाँव को पकड़ लेता है। जिनवू उससे कहता है ये तो सिर्फ एक कंपटीशन है लेकिन तुम्हारा ब्लड लस्ट बहुत ज्यादा है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा कि मैंने तुम्हें ऐसे आकर रोक दिया। लेकिन उस हंटर को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, चाइन को छोड़कर जिनवू पर अटैक करता है। अब जिनवू तो फिर जिनवू है। जिनवू बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे की तरफ चला जाता है और उसको बाजू से पकड़ते हुए उसके सर को दबाते हुए जमीन पर लेटा देता है। रियोजी हानिकावा से फिर से पूछता है तुमने अभी उसका मूव देखा, वो एक असैसिन टाइप है, क्या तुम पक्का कह सकती हो कि वो एक मैजिक टाइप है? हानिकावा रियोजी से कहती है ऑफिशियल वेबसाइट पर तो उसका यही लिखा हुआ है कि वो एक मेज क्लास का है। जिनवू चाइन से कहता है मुझे लगता है कि हम कोरियंस को अपनी हार मान लेनी चाहिए, वैसे भी हमारे 3 लोग हार चुके हैं। वो जुनवू की तरफ दिखाते हैं, वो भी हार चुका होता है। जुनवू कहता है हमारे स्किल्स और इनके स्किल्स में बहुत ज्यादा फर्क है, हम लोग इनसे वीक हैं, ये हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मैं अपने बीस्ट मोड में भी नहीं जीत पाया। उसी वक्त हानिकावा आगे बढ़ती है और जिनवू से कहती है गोटो-सान तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। रियोजी गोटो आगे बढ़ता है और जिनवू से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम जिनवू है और तुम अभी अभी एक एस रैंक के हंटर बने हो, क्या हम दोनों एक बैटल कर सकते हैं 1-on-1? जिनवू गोटो की तरफ देखता है और कहता है इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है उससे मुझे पता चल रहा है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। बिना ट्रांसलेटर के भी समझ आ रही है, इसे मेरी एबिलिटीज को जांचना है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिनवू हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है मुझे नहीं पता कि इसके इंटेंशंस क्या है, लेकिन मुझे खुद भी देखना है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ। मेरा लेवल 97 तक पहुंच चुका है लेकिन मैंने अभी तक अपनी पावर्स को टेस्ट नहीं किया। गोटो उसकी तरफ देखता है और उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि जिनवू स्माइल कर रहा होता है। गोटो को लगता है शायद वो उस पर स्माइल कर रहा है। हानिकावा गोटो रियोजी से कहती है जिनवू ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन उसकी एक कंडीशन है। रियोजी हानिकावा से कहता है कौन सी कंडीशन है? हानिकावा उसे कहती है जिनवू ये फाइट तभी करेगा जब रियोजी गोटो अपनी फुल पावर के साथ उससे फाइट करेंगे। रियोजी जिनवू की तरफ देखता है और कहता है क्या ये लड़का वाकई में सीरियस है या फिर ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? रियोजी अपनी हीलर की तरफ देखता है और कहता है हमारे पास एक एस रैंक की हीलर है, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे कितना भी डैमेज क्यों ना हो। रियोजी अपनी हीलर से कहता है अगर कोई भी इंजर्ड होता है तो उसको हील कर देना। साथ ही वो जिनवू की तरफ इशारा करके कहता है और इस लड़के को तो हाथ पर हील करना। मादुंग जिनवू की तरफ देखता और कहता है तो ये हमारा कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या ये रियोजी गोटो के सामने टिक पाएगा? चाइन जुनहू से कहती है तुमने कहा था कि तुम जिनवू को जानते हो, तो फिर क्या तुम इसको रोकने नहीं वाले? क्या तुम इन दोनों के मैच को रोकोगे नहीं? युनहू कहता है वैसे तो मेरा नॉर्मल रिस्पॉन्स ऐसा ही होना था क्योंकि रियोजी गोटो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ये मैच देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जिनवू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। साथ ही युनहू ये सोच रहे होते हैं मुझे ये बात पता है कि जिनवू स्ट्रॉन्ग हो रहा है और वो ग्रो करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लास्ट टाइम जब मैंने उसको देखा था उसके बाद से इसने अब कितना ग्रो किया है। जिनवू रियोजी गोटो से कहता है चलो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। जिनवू अभी अपनी बात मुकम्मल ही नहीं करता कि गोटो का हाथ उसके चेहरे के करीब पहुंच जाता है। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे पहुंच चुका होता है। जिनवू वोल्केन का मूव इस्तेमाल करते हुए जल्दी से वहाँ से गायब होकर साइड पे हो जाता है। जिनवू कहता है इसने तो मुझे बात भी मुकम्मल नहीं करने दी और मुझ पर अटैक कर दिया, जबकि गोटो सोच रहा होता है क्या मैंने मिस कर दिया। रियोजी गोटो जिनवू की तरफ देखता और कहता है इन लोगों ने कहा कि ये एक मैजिकल टाइप है, ये सारे बकवास कर रहे हैं, ये एक असैसिन टाइप है, इसके मूव्स बिल्कुल साउंडलेस हैं और इतना तेज तो सिर्फ एक असैसिन ही मूव कर सकता है। ये लड़का सबको बेवकूफ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। बस इंतजार करो, इसी फाइट के दौरान मैं तुम्हारे सारे मूव्स को बाहर निकालूंगा, जितने भी स्किल्स तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जबकि जिनवू उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये बाकी के एस रैंक हंटर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके मूव्स इतने भी ज्यादा खास नहीं है, मैं इसके मूव्स को डॉज कर सकता हूँ। रियोजी आगे बढ़ता है और जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू मुस्कुराते हुए फिर से उसके अटैक को डॉज करता है। रियोजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ये तो फिर से मुझ पर स्माइल कर रहा है। जापानीज हंटर कहते हैं क्या हमें रियोजी को रोकना चाहिए, वो इस मैच को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है। चाइन भी उसी तरफ देख रही होती है और कहती है जिनवू तो उसके अटैक्स को डॉज किए जा रहा है और साथ में मुस्कुरा भी रहा है, जिससे गोटो को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा तेजी से अटैक कर रहा है।
चोई जोंग भी बाहर से आ जाता है और कहता है मैं तो सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था, यहाँ पर तो कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। गोटो जिन्हू पर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है और कहता है मुझे लगता है सिर्फ किस्मत से बच रहे हो। गोटो सोच रहा होता है अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे लगता है शायद मैं इससे हार जाऊंगा। साथ ही गोटो कहता है अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मुझे इसके स्किल्स नहीं देखने, मुझे तो बस इसको मारना है। जैसे ही उसका ब्लड लस्ट एक्टिवेट होता है, जिन्हू के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे दुश्मन का ब्लड लस्ट मोड एक्टिवेट हो गया है। जिन्हू कहता है अगर इसका ब्लड लस्ट थोड़ा सा और बढ़ गया तो मेरा सिस्टम मुझे कहेगा कि इसे मार डालो और फिर मुझे इसे मजबूरन मारना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पेनल्टी दी जाएगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 51 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्हू और रियोजी गोटो के दरमियान एक फाइट हो रही होती है। रियोजी गोटो जिन्हू के मुस्कुराने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ब्लड लस्ट मूड में चला जाता है, जिसकी वजह से जिन्हू कहता है अगर ये इसी तरह अपने ब्लड लस्ट को बढ़ाता रहा तो मेरे पास विंडो ओपन हो जाएगी और इसको मारने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। गोटो बड़ी ही स्पीड के साथ जिन्हू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्हू जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है बजाय उसकी कलाई को पकड़ने के, और साथ ही वो मुस्कुरा रहा होता है। जिन्हू गोटो से कहता है अगर मैं थोड़ा सा भी स्लो होता तो तुमने तो मेरी आंख ही निकाल दी थी। गोटो भी जिन्हू की तरफ देखकर हैरान होता है और कहता है इसने मेरी रिस्ट को क्यों नहीं पकड़ा, इसने मेरे हाथ को क्यों पकड़ा है। अगर ये मेरी कलाई को पकड़ता तो ये मैच खत्म हो जाता और ये जीत जाता। जिन्हू हंसते हुए उससे कहता है मैंने तुम्हारे हाथ को इसीलिए पकड़ा है क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि ये मैच खत्म हो, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम भी इस मैच को इस तरह खत्म नहीं करना चाहते। साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। उनकी पावर्स को रिलीज होते देखकर युनहू और चाहिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्हू और गोटो अपनी फुल पावर्स के साथ जैसे ही आगे बढ़कर फाइट करने लगते हैं, उसी वक्त उनके अपने अपने साथी आगे बढ़ते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। जिन्हू को चाहिन और युनहू ने पकड़ रखा होता है, जबकि गोटो को भी उसके गिल्ड के बंदे पकड़ लेते हैं। जबकि गोटो की गिल्ड का एक हंटर उन दोनों के दरमियान आइस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स बना देता है ताकि वो एक दूसरे तक न पहुंच सके। व्हाइट आकर गिल्ड के मास्टर जिन्हू से कहते हैं हमें इस मैच को यहीं पर खत्म करना होगा। 4 दिन बाद इस बंदे ने हमारी रेड को लीड करना है जो कि जेजू आइलैंड पर जाने वाली है। अगर तुमने इसको जख्मी कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। युनहू जल्दी से हानिकावा से कहते हैं अपने मास्टर को बोलो इस मैच को यहीं पर खत्म कर दे, हमारी आज की प्रैक्टिस सेशन यहीं पर खत्म होगा। हानिकावा से कहती है ठीक है मैं अभी कहती हूँ। जिन्हू भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। युनहू से कहते हैं क्या मैं इंटरफियर तो नहीं कर रहा। जिन्हू कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुमने ठीक किया। महादुंग जिन्हू से कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो गोटो के साथ टो टो फाइट कर रहे थे, तुम तो वाकई में एस रैंक कहलाने के लायक हो। महादुंग आगे बढ़ते हैं और जिन्हू से कहते हैं तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरे पास बहुत सारे मैजिशियंस हैं, अगर तुमने अभी तक किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे गिल्ड में आ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे असैसिन की जरूरत है। उसी वक्त ऊपर से चोई जोंग बोलता है और कहता है मास्टर महादुंग ये एक मैजिक टाइप हंटर है, कोई असैसिन नहीं है। महादुंग जी सुनकर वो भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जिन्हू सोच रहा होता है अब तो मुझे सबका पता चल चुका है कि यहाँ पर जितने भी एस रैंक के हंटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, और साथ ही वो कहता है मुझे एक और बात का पता चला है, यहाँ पर जितने भी हाई लेवल के एस रैंक के हंटर्स हैं उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि उनके शैडोज में मेरे शैडोज हैं, यानी उनके शैडोज में मेरे शैडो सोल्जर्स हैं, लेकिन वो अभी तक उनको सेंस नहीं कर पाए। जिन्हू कहता है चलो बाकी सब की तो हैर है, गोटो रियोजी भी अभी तक सेंस नहीं कर पाया कि उसके शैडो में मेरे शैडो सोल्जर्स छुपे हुए हैं। जिन्हू चेयरमैन गन ही से कहता है आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लेना चाहता हूँ या नहीं, तो मैं अभी आपको अपना फैसला सुनाता हूँ। यहाँ पर जिन्हू के फैसले के बारे में नहीं बताते, लेकिन जिन्हू उनके साथ रेड में नहीं जा रहा। जबकि उसी वक्त रियोजी गोटो का चेहरा दिखाते हैं जो कि पसीने से तरबतर होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने जिन्हू की पावर्स देखी हैं। नेक्स्ट सीन फिर से व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग का होता है। मास्टर युनहू अभी भी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं क्या ये वाकई में पॉसिबल है कि कोई ऐसा हंटर जो कि मुसलसल ग्रो करता है। जिन्हू को डबल अवेकनिंग मिली है लेकिन वो ग्रो करता जा रहा है। लास्ट टाइम जब मैं उससे मिला था उसकी स्ट्रेंथ उससे भी बढ़ चुकी है। मास्टर युनहू कहते हैं मुझे नहीं लगता कि उसकी प्राइस क्या होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं तो उसे अपने हंटर गिल्ड में लाना चाहता था लेकिन ये अब नामुमकिन लगता है। मुझे लगता है शायद मुझे अपने प्लान बी को इनिशिएट करना होगा। वो जल्दी से अपने मोबाइल में देखते हैं जेजू आइलैंड पर जाने वाले हंटर्स की लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन मास्टर युनहू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस लिस्ट में जिन्हू का नाम नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जिन्हू उनके साथ जेजू आइलैंड की रेड पर नहीं जाने वाला। रियोजी गोटो अपने गिल्ड के 11वें एस रैंक के हंटर्स को कॉल करता है और कहता है हमने जितना सोचा था यहाँ के एस रैंक के हंटर्स उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वो अलग बात है कि सारे एस रैंक के हंटर्स पावरफुल नहीं है, लेकिन एक है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसका नाम संग जिनवू है और उसे अभी अभी रीवेकनिंग मिली है और वो एक एस रैंक का हंटर है। सुकीमोटो उसे कहते हैं लेकिन ये तो बहुत ही अजीब बात है, मेरे पास जो हंटर्स की लिस्ट आई है उसमें किसी संग जिनवू का नाम नहीं है। रियोजी गोटो से कहता है किस लिस्ट की बात कर रहे हो।
सुगीमोटो से कहता है, मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ, उन सारे हंटर्स की लिस्ट जो कि जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लेने वाले हैं। कोरिया की तरफ से सिर्फ 6 ही हंटर हिस्सा लेंगे। उस लिस्ट में कहीं भी संग जिनवू का नाम नहीं है। रियोजी कोटो से कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, चेयरमैन गोगानी को उसे साथ भेजना चाहिए। सुगीमोटो से कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे पास 16 एस रैंक के हंटर्स हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी, तुम लोग बस वहाँ पर जाने की तैयारी करो। नेक्स्ट सीन जेजू आइलैंड का होता है, जहाँ पर च्यूडियो के नेस्ट के अंदर दिखाया जाता है। च्यूडियो की क्वीन कैरी होती है, हमें इस आइलैंड को छोड़ना होगा, यहाँ पर मेरे बच्चों के लिए ज्यादा खाना नहीं है, मेरे बच्चों ने अब एक दूसरों को खाना शुरू कर दिया है, यहाँ पर मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं बचा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ऐसा आखिर कब तक चलेगा, मुझे एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर की जरूरत है। वहीं पर उसके बहुत सारे एग्स में से एक बड़ा सा एग होता है जिसके अंदर एक बड़ी सी चूंटी होती है। क्वीन उस एग की तरफ देख रही होती है और कहती है, मुझे एक अल्टीमेट सोल्जर की जरूरत है जो कि मेरे बच्चों को लीड कर सके। अगर मेरे बच्चों को यहाँ पर जिंदा रहना है तो हमें इंसानों के दिल में खौफ पैदा करना होगा, हमें उन्हें डरा कर रखना होगा, वरना हमें मारने के लिए फिर से आएंगे जैसे कि वो हर बार आते हैं। हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और उसी वक्त दिखाते हैं उस बड़े से एग में से एक चींटी बाहर निकलती है और वो अपनी पावर को रिलीज करती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सीन जिनवू के अपार्टमेंट का होता है। जिनवू अपनी मॉम को लेकर घर पर आता है। जिनवू क्योंकि काफी दिन तक डीमन कासल में था इसलिए पूरा घर गंदा हो चुका होता है क्योंकि जिन्ना ने बिल्कुल भी सफाई नहीं की होती। मॉम से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, 4 साल की नींद के बाद घर पर आकर सफाई करना अच्छा लगेगा मुझे। मॉम हंसते हुए उनसे कहती है, चलो हम सब लोग मिलकर सफाई करते हैं। फिर वो तीनों सफाइयां करना शुरू कर देते हैं। मॉम उनसे कहती है, हमारा घर तो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, हर जगह से गंदा हुआ पड़ा है। जिनवू उनसे कहता है, जब से हम लोग बच्चे हैं तब से हम लोग इसी घर में रह रहे हैं, इसलिए ये ऐसा है। साथ ही जिनवू की मॉम जिनवू से कहती है, जब मैं 4 साल तक सो रही थी, क्या इस दौरान तुम्हें अपने पापा के बारे में कुछ पता चला? जिनवू थोड़ा सा उदास हो जाता है और मॉम से कहता है, नहीं मुझे पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। जिनवू साथ ही सोच रहा होता है, अगर मॉम को इस बारे में पता चल जाए कि मैं भी एक हंटर हूँ और अपने डैड की तरह का ही काम कर रहा हूँ तो क्या मॉम उसके लिए भी बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगी। जिनवू कहता है, हम लोग सिर्फ अपने डैड की वजह से इस घर को छोड़कर नहीं जा रहे, यहाँ पर हमारे डैड की बहुत सारी यादें हैं। हालांकि अब मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, मैं इतना ज्यादा पैसा कमाता हूँ कि मैं अपने लिए एक नया घर खरीद सकता हूँ। हम लोग इसी घर में रुकना चाहते हैं क्योंकि मॉम को लगता है कि डैड इसी घर में वापस आएंगे। साथ ही जिनवू कहता है, इसलिए मैं जेजू आइलैंड की रेड पर नहीं गया क्योंकि मेरी मॉम अभी अभी जागी है और उन्हें मेरी जरूरत है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। जिनवू कहता है, हालांकि जेजू आइलैंड पर एंट्स बहुत ज्यादा म्यूटेंट होती जा रही है और उनकी एवोल्यूशन बढ़ती जा रही है। कोरिया ने वहाँ पर 3 रेड्स की थी और तीनों रेड्स के दौरान उन्हें मुख्तलिफ तरह की चींटियां मिली थी। पहली जनरेशन अलग थी जबकि दूसरी उससे भी अलग और तीसरी उससे भी ज्यादा इवॉल्व थी। क्योंकि रेड शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए टीवी पर सिर्फ यही न्यूज चल रही है। उन चींटियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो चींटियां कितनी ज्यादा पावरफुल है। जिनवू अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया को चेक करता है तो जिनवू के बारे में बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। क्योंकि जिनवू इस रेड को ज्वाइन नहीं कर रहा इसलिए बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है, आखिर जिनवू इस रेड को क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा? क्या उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है कि वो इस रेड को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि वो इस रेड को मामूली समझ रहा है, या फिर वो वाकई में एस रैंक का हंटर है ही नहीं, वो अभी भी वीकेस्ट हंटर है, वो एक ई रैंक का हंटर है इसलिए वो डर कर भाग गया है। जिनवू गली में चलता हुआ जा रहा होता है और कहता है, मुझे इन सारे हेट कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता नहीं जिन्ना क्या रिएक्ट करेगी। उसी वक्त जिनवू को जिन्हो की कॉल आती है। जिनवू उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी होटल में रह रहे हो? जिन्हो से कहता है, नहीं, मैंने अपनी मॉम को कॉल की थी और मेरी मॉम ने मेरे रहने के लिए एक प्लेस का अरेंज किया है और हम लोग इसी जगह को अपना ऑफिस बनाएंगे, अगर तुम देखना चाहो तो आकर देख सकते हो। जिन्हो जल्दी से उस जगह पर चला जाता है। जिन्हो से कहता है, अगर हम अपना एक गिल्ड स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें एक ऑफिस की जरूरत पड़ेगी और ये वाली जगह तो आपके घर से भी ज्यादा दूर नहीं है। जिन्हो से कहता है, ये कुछ ज्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ हम दोनों के लिए। जिन्हो से कहता है, सिर्फ हम 2 लोग नहीं है, एक गिल्ड शुरू करने के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत है। जिन्हो कहता है, इसका मतलब हमें एक और हंटर को रिक्रूट करना होगा। साथ ही जिन्हो सोच रहा होता है, मेरे पास एक हंटर है जो कि इस पोजीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही जिन्हो से कहता है, एक और बात है जो मुझे तुमसे करनी है, एक फॉरेनर हंटर है जो तुमसे मिलना चाहता है। जिन्हो से कहता है, वो कौन है? जिन्हो अपनी जेब से उसका कार्ड निकालता है और कहता है, वो 17 सितंबर तक यहीं पर रुका हुआ है, वो तुमसे मिलना चाहता है। जिन्हो जैसे जिन्हो के हाथ से बिजनेस कार्ड लेने लगता है उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है और जिन्हो जल्दी से अपने शैडो एक्सचेंज स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपनी गली में चला जाता है। ये देखकर जिन्हो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्हो के सामने एक शैडो सोल्जर खड़ा होता है। जबकि जिन्हो उस शैडो सोल्जर की जगह पर चला जाता है उसी वक्त गली का सीन दिखाते हैं। एक पागल हंटर एक लड़की के गले में चाकू रखकर खड़ा होता है और उस लड़की से कहता है, अगर तू चिल्लाई तो तू यहीं पर मरेगी। तुझे पता है ना कि इस गली में कितनी ज्यादा लोग मरे हैं। वो लड़की आगे से रो रही होती है और कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो हंटर उसे कहता है, मुझे ये नेबरहुड बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर किसी को भी मार दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त जिन्हो उसके पीछे खड़ा होता है और उसे कहता है, मुझे भी ये नेबरहुड बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। वो हंटर पीछे की तरफ घूमता है और जिन्हो से कहता है, अब क्या तू मुझे यहाँ पर लेक्चर देने के लिए आया है?
मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है, मुझे बस ये करना पसंद है। मैं तो मजे के लिए ये सब कुछ करता हूँ। और साथ ही वो जिन्हों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जिन्हों के कंधे पर हाथ रख के कहता है, जब भी मैं अपने आप से किसी कमजोर चीज को देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि उसको मार डालूं। लेकिन जिन्हों भी उसे कहता है, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ रही है। वो हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अपना नाइफ उसने जिन्हों के सीने पर लगाया होता है, लेकिन वो अंदर दंस ही नहीं रहा होता। जिन्हों की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड है। उसी वक्त पलक झपकने की स्पीड में जिन्हों उसी के नाइफ से उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट लगाता है, जबकि उसके पाँव के टेंडेंट्स को भी काट देता है। वो नीचे गिरकर चिल्लाना शुरू कर देता है। जिन्हों उस हंटर से कहता है, आज आधी रात होने से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो। वहीं पर जिन्हों अपने एक ऑर्क शैडो को निकालता है और कहता है, अगर ये 12 बजे से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करता तो इसे मार डालना। साथ ही जिन्हों पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, पता नहीं मेरे शैडो सोल्जर के पास इतनी अक्ल होगी या नहीं, कहीं वो 12 बजे से पहले इसको मार ना दे। फिर जिन्हों वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है, कल जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट होने वाली है। और अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जेजू आइलैंड की रेड देखेंगे कि 16 एस रैंक के हंटर्स जेजू आइलैंड पर जाकर क्या करने वाले हैं। यहीं पर हमारी एपिसोड 52 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो आज जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट होने वाली है। एक हेलीकॉप्टर में कोरिया की तरफ से 6 हंटर्स जेजू आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि उसी वक्त दूसरे बाकी सारे कंट्रीज जो कि जेजू आइलैंड के इर्द गिर्द हैं, उनके सीज में दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी शिप्स रेडी हो जाती हैं कि अगर कोई चूंटियां वहां से उड़कर बाहर निकलती हैं तो उन सबको मारा जा सके, जिनमें चाइना और ताइवान के सीज शामिल हैं। जबकि जेजू आइलैंड के करीब बहुत सारे बड़े बड़े जहाज जाते हैं जो कि हाईटेक मिलिट्री वेपन से लोडेड हैं ताकि चींटियों को बाहर निकलने से रोका जा सके। जेजू आइलैंड के इर्द गिर्द जितनी भी शिप्स होती हैं उन सब की कमांड जोंगसू के पास होती है। जोंगसू आपको पता होगा कोरिया के टॉप 5 गिल्ड्स में से जीसाडान गिल्ड का गिल्ड मास्टर है जो कि एक ए रैंक का हंटर है। जोंगसू अपने साथियों से कहता है, अपने आप में जरा भी डर को पैदा मत होने दो, वरना चींटियां तुम्हारे अंदर डर को महसूस कर लेंगी और सबसे पहले तुम्हें मारने के लिए आएंगी। जोंगसू का वॉइस मास्टर से कहता है, लेकिन क्या ये सारी बात हम पर भी अप्लाई होती है? हम लोग तो जेजू आइलैंड से बहुत ज्यादा दूर हैं। मास्टर से कहते हैं, हम लोगों को अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर कोई चींटी वहाँ से उड़कर हमारी तरफ आती है तो हमें रास्ते में उसे मारना होगा, शहर तक पहुँचने नहीं देना। उसी शिप पर फेम गिल्ड के मास्टर मादोंग भी होते हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं, मैं जेजू आइलैंड की रेड में जा रहा हूँ, जबकि तुम सब लोग यहीं पर रुकना और बाहर निकलने वाली चींटियों को मार डालना। मादोंग का वाइस मास्टर कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये सारा एरिया तो नाइट्स ने संभाल रखा है। मास्टर मादोंग उसे कहते हैं, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम इन सबको कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे सकती हो क्योंकि वो सारे तो टैंक नाइट्स हैं। वाइस मास्टर उनसे कहते हैं, मास्टर मादोंग, मैं चाहूंगा कि आप सेफली वापस आ जाएं। ये वाला सीन इन सारे हंटर्स के हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले का है। वहीं पर रीपर गिल्ड के मास्टर लिमताई भी होते हैं जो कि कॉल सुन रहे होते हैं और उनसे कहा जा रहा होता है कि मिनसांग को फ्रंट पे भेज दिया गया है। लिमताई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं, तुमने हमारे मिनसांग को फ्रंट पे क्यों भेजा? तुम्हें पता है मैंने उस पर कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है, वो हमारा हीरो है। अब तुम ये कैसी बात कर रहे हो? क्या हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, उसे कहो कहीं पर छुप कर रहे जब तक कि ये सारा मसला हल नहीं हो जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरा ली मिनसंग वहाँ पर मारा जाए। और उसी वक्त मेनलैंड का भी सीन दिखाते हैं कि जितने भी हंटर्स बच जाते हैं बाकी सारे गिल्ड्स की तरफ से, उन सबको मेनलैंड पर मुख्तलिफ हिस्सों पर डिप्लॉय कर दिया जाता है, क्योंकि अगर कुछ चींटियां बचकर मेनलैंड पर पहुंच जाती हैं तो वहाँ पर कुछ हंटर्स होने चाहिए जो उन चींटियों को मार सके और आम लोगों को बचा सके। कोरिया के 9 गिल्ड के जितने भी बाकी के हंटर्स होते हैं, लो रैंक के हंटर्स, ए रैंक से नीचे के, वो सारे डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। जबकि जूही और मिस्टर सोंग जो कि रिटायर हो चुके हैं उनको भी बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तकरीबन 5000 ऐसे हंटर्स हैं जो कि इस वक्त साउथ कोरिया की सेफ्टी के लिए बाहर निकले हैं ताकि साउथ कोरिया को बचाया जा सके। और फिर हमारे 6 एस रैंक के हंटर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। उन एस रैंक के हंटर्स के साथ एक ए रैंक का हंटर होता है जो कि कैमरामैन है। कैमरामैन उनसे कहता है, मैं इस टीम का कैमरामैन हूँ, इस सारी रेड को लाइव रिकॉर्ड किया जाएगा और इसको टेलीकास्ट किया जाएगा हर न्यूज चैनल पर। आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इसकी लाइव वीडियो नहीं चलाएंगे, हम लोग इसे 10 मिनट के डिले के साथ चलाएंगे और अगर इसमें कोई ऐसी बात होती है तो इसको एडिट कर दिया जाएगा या फिर कट कर दिया जाएगा। मास्टर यूनहो कहते हैं, पता नहीं चेयरमैन गोगान ही क्या सोच रहे हैं, उन्होंने कैमरामैन को यहाँ पर क्यों भेज दिया, ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मास्टर मादोंग कैमरामैन से कहते हैं, वैसे तो ये हमारी हंटर्स की जिम्मेदारी है कि लोगों की हिफाजत करना, लेकिन हम लोग एक एस रैंक की डंजन को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही कहना चाहता हूँ, वहाँ पर तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। कैमरामैन के पास उसकी तलवार होती है और उनसे कहता है, मैं आपको सिर्फ कैमरामैन लग रहा हूँ, लेकिन मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, मुझे डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स को मारना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कैमरामैन का काम चुना। कैमरामैन उनसे कहता है,
एक हंटर होना मेरी साइड जॉब है। वैसे मैं कैमरामैन का काम करता हूँ। मैंने बहुत सारी डंजन्स के अंदर इस तरह की वीडियोस बनाई है। ये मेरी पहली बार नहीं है, लेकिन हाँ एस रैंक की डंजन में ये मेरा पहली बार है। मास्टर महादुंग उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। चेयरमैन गो गानी ने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर भेजा है क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनका प्लान जरूर काम करेगा और किसी की भी जान नहीं जाएगी। कैमरामैन उनसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। मास्टर महादुंग कहते हैं हमारे आइलैंड के लोग पहली बार एस रैंक की डंजन को क्लियर होते हुए देखेंगे और एस रैंक के हंटर्स को फाइट करते हुए, और शायद ये उनकी आखिरी बार भी हो सकता है। 3 बार जेचू आइलैंड को क्लियर ना करने की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है इन चींटियों के खिलाफ। वो भी इन चींटियों को अपनी आंखों से मरता हुआ देखना चाहती हैं। मास्टर यूनहू कहते हैं अगर हम लोग इस बार जेचू आइलैंड को क्लियर नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये होगा साउथ कोरिया का एंड आ चुका है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। वो ब्यांगू की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो रिटायर हो चुके हो। ब्यांगू यूनहू से कहता है मुझे पता है कि तुम पागलों की तरह सीधे आगे भाग जाओगे। अगर मैं वहाँ पर तुम्हें हील करने के लिए नहीं होऊंगा तो सबसे पहले तुम ही मरोगे। यूनहू चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आता हूँ। चाइन मास्टर यूनहू से पूछती है क्या आपको संग जिनवू के बारे में पता है। यूनहू से कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने क्यों पूछा। चाइन कहती है बस ऐसे ही। महादुंग नीचे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हम लोग आइलैंड के ऊपर पहुंच चुके हैं। उसी वक्त आइलैंड का सीन दिखाते हैं। रियोजी गोटो की टीम पहले से वहां पर पहुंच चुकी होती है और वो चारों तरफ फैल चुके होते। वो जेचू आइलैंड के एक टाउन में खड़े होते हैं जो कि बिल्कुल सुनसान होता है। उनको वहां पर चींटियों की डेड बॉडीज मिलती हैं। रियोजी गोटो कहते हैं मुझे लगता है कि इनके दरमियान कोई प्रेडेटर है जो कि अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया है इन्होंने। गोटो की टीम 4 हिस्सों में तकसीम होती है जिनके नाम अल्फा, ब्रेवो, चार्ली और डेल्टा होते हैं और वो आइलैंड की चारों तरफ होते हैं। रियोजी गोटो उन सबसे कांटेक्ट करने के बाद कहते हैं अभी अपनी पावर को रिलीज करो और चींटियों को बाहर बुलाओ। साथ ही वो चारों टीम्स अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करती हैं जिससे बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी निकलती है। जबकि कोरिया के हंटर ऊपर जहाज से देख रहे होते हैं और कहते हैं हमें लगता है स्टार्ट हो चुका है, हमें जल्दी से नीचे उतरना होगा। चींटियों की टनल में से बहुत सारी चींटियां निकलकर बाहर आ जाती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं जहां से उन्हें एनर्जी महसूस होती है। जबकि उनमें से कुछ चींटियां उड़ती हुई सीधी हेलीकॉप्टर की तरफ आती है। चोईजोंग दरवाजा खोलकर बाहर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इन सब से मैं निपटता हूँ। चोईजोंग अपने फायर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए स्पीयर्स बनाकर उन चींटियों पर फेंकते हैं, लेकिन वो चींटियां क्योंकि पावरफुल हैं, उनके फ्लेम से उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। चोईजोंग कहते हैं मुझे लगा ही था कि जो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं, मेरी फ्लेम्स का इन पर कोई असर नहीं होगा। लगता है मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। चोईजोंग अपने हाथ में एक बड़ा सा फायर बॉल बनाते हैं और बाकियों से कहते हैं किसी चीज को मजबूती से पकड़ लो, जहाज थोड़ा सा हिलने वाला है। और साथ ही वो अपने फायर बॉल को बाहर की तरफ शूट करते हैं और सारी चींटियों को जलाकर हाथ कर देते हैं। चोईजोंग कहते हैं चींटियां पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं लास्ट टाइम की रेट के मुकाबले में। और साथ ही मास्टर चोईजोंग वहाँ से नीचे छलांग लगा देते हैं और कहते हैं मैं पहले नीचे जाकर देखता हूँ आखिरी चींटियां हैं कितनी स्ट्रॉन्ग, फिर मैं तुम्हें सिग्नल करूंगा, फिर तुम लोग भी नीचे आ जाना। महादुंग कहते हैं क्या चोई ठीक रहेगा। चाइन कहती है हाँ वो बिल्कुल ठीक रहेगा क्योंकि चोईजोंग के पास जो मैजिकल पावर है वो मल्टीपल एनिमीज को हैंडल करने के लिए है। चोईजोंग जैसे नीचे उतरते हैं बहुत सारी चींटियां उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन वो अपनी फायर्स को रिलीज करते हुए उन चींटियों को जला देते हैं। मास्टर चोईजोंग कहते हैं जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं इन चींटियों को लाइटर के साथ जलाया करता था, तब उनके जलने पर उनमें से पॉप की आवाज आया करती थी। लेकिन अब मेरे पास इतनी ज्यादा फायर पावर है कि जैसे ही मैं इन चींटियों को जलाता हूँ तो इनमें से बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं। साथ ही चोईजोंग ऊपर की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं ठीक है तुम लोग नीचे आ सकते हो, मैंने रास्ता क्लियर कर दिया है। मास्टर महादुंग कहते हैं हमारा प्लान बाकी प्लान से कैसे मुख्तलिफ है। हम लोग टनल के अंदर जाएंगे और वहीं पर फंस जाएंगे और क्वीन के हाथों मारे जाएंगे। जापानीज हंटर सिर्फ 1 घंटे तक चींटियों को बाहर रख सकते हैं। इसी टाइम के दौरान हमें टनल के अंदर जाना होगा और क्वीन को ढूंढ कर मारना होगा, वरना उन चींटियों के वापस आने पर हम लोग बच नहीं पाएंगे। और साथ ही वो सारे रेडी हो जाते हैं और जहाज से नीचे छलांग लगा देते हैं। उसी वक्त एक शिप में दिखाते हैं सुगीमोटो रेजी जो कि जापानीज का 11वां एस रैंक का हंटर है। वो एक जहाज में होता है और अपने लोगों से कहता है सिग्नल जैमिंग का काम शुरू करो। फिर वो अपने सैटेलाइट की मदद से सिग्नल जैमिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे चींटियों की सिग्नल जैमिंग खत्म हो जाती है और वो क्वीन से राब्ता नहीं कर सकती। आइलैंड पर जापानीज की टीम उन चींटियों से फाइट कर रही होती है। एक लड़की कुमामोटो से कहती है तुम्हें अपनी डुअल पर्सनैलिटी के बिना भी इनसे फाइट करना होगी, वरना तुम यहीं पर मारे जाओगे। जबकि उनकी दूसरी टीम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक हीलर लड़की दूसरे हंटर से कहती है हम लोगों ने तो कितनी चींटियों को मार डाला है, अगर हम लोग ऐसी चींटियों को मारते रहे तो हम लोग तो उनसे पहले इस डंजन को क्लियर कर लेंगे। आखिर कोरियन टीम कर क्या रही है। साथ ही वो केंसो के बारे में पूछते हैं केंसो कहाँ पर है। वो लड़की कहती है उसे फाइट करना पसंद है, इसलिए वो चींटियों के टुकड़े करने के लिए गया है। केंसो को दिखाते हैं जो कि फाइट को एंजॉय कर रहा होता है और चींटियों को मार रहा होता है। जापानीज की डेल्टा टीम टनल के बहुत ज्यादा करीब होती है, उन्हें धमाकों की आवाज आती है। वो कहते हैं शायद चोईजोंग ने फायरवर्क स्टार्ट कर दिया है, कोरियन टीम टनल के अंदर दाखिल होने वाली है। काई उसे कहता है मेरा आइस मैजिक और उसका फ्लेम मैजिक, तुम्हें क्या लगता है अगर हम दोनों के दरमियान फाइट हो तो कौन जीतेगा।
चोईजोंग ने अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए टनल के ऊपर एक फायर नेट बनाया होता है ताकि चींटियां ऊपर के रास्ते से नीचे ना आ सके। वो सारे लोग उस टनल के अंदर चले जाते हैं। चोईजोंग उनसे कहता है मेरे फायर मैजिक के नेट को बी रैंक से नीचे की जितनी भी चींटियां होंगी वो पार नहीं कर पाएंगी, लेकिन इससे पावरफुल चींटियां इसको तोड़कर अंदर आ सकती हैं। साथ ही चोईजोंग नीचे बैठ जाता है और कहता है मुझे इंटरेस्ट के लिए सर्च करना होगा, चलो देखते हैं क्वीन कौन से केव में है। चोईजोंग अपने पास से बहुत सारे फायर बॉल्स क्रिएट करता है और उन्हें उन सारी केव्स के अंदर छोड़ देता है। उसके फायर बॉल्स जैसे केव्स के अंदर जाते हैं वो दूसरी वाली केव से बाहर निकल आते हैं, यानी वो सारे एक केव से दाखिल होकर दूसरी केव से बाहर आ जाते हैं। चोईजोंग उनसे कहता है चींटियों की सारी टनल्स मेज की तरह है, अगर हम लोग यहाँ पर चलते रहे तो पता नहीं भटक जाएंगे या फिर वापस इसी जगह पर पहुंच जाएंगे और हमें क्वीन कभी भी नहीं मिलेगी। उसी वक्त उनके सामने एक केव होती है जिसके अंदर फायर बॉल नहीं जा रहा होता। चोईजोंग कहता है मुझे लगता है कि क्वीन इसी टनल में है, हमें इसी टनल में जाना होगा। यूनहो चोईजोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में एक रिलायबल टीममेट है। चोईजोंग उनसे कहता है चलो फिर टनल के अंदर चले। उसी वक्त मेनलैंड का एक सीन दिखाते हैं। जिन्हो अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर रहा होता है, उसने 10 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट की होती है। जिन्हो जिस पार्क में खड़ा होता है कहता है यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, लगता है जेचू आइलैंड की रेड स्टार्ट हो चुकी है और वो सारे लोग जेचू आइलैंड की रेड ही देखने बैठे हैं। जिन्हो कहता है कोरिया के और जापान के एस रैंक के हंटर्स वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे उस रेड को देखने का कोई शौक नहीं। अगर मैं उनके साथ नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो सारे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हैं कि वो इस रेड को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही जिन्हों कहता है लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनके साथ क्या होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 53 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एपिसोड 54 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। जेचू आइलैंड की रेड जारी होती है। टनल के अंदर उनका सामना बड़ी बड़ी एंट्स के साथ होता है। चोईजोंग कहते हैं रास्ते में हमने जितनी भी एंट्स को मारा है इस जैसी एंट्स हमने पहले नहीं देखी। जबकि रीपर गिल्ड के मास्टर लिम तायो से कहते हैं मुझे लगता है शायद ये क्वीन के रॉयल गार्ड्स होंगे, लेकिन अगर ये रॉयल गार्ड है फिर भी जो बहुत ज्यादा कमजोर है। जरा इनकी आंखों की तरफ तो देखो, अंधेरे में इस तरह की आंखें बहुत ज्यादा काम आती हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ टनल को गार्ड करने के लिए है, ये रॉयल गार्ड्स नहीं है। लिम तायो से कहते हैं अगर ये रॉयल गार्ड्स नहीं है तो फिर तो इनको मारना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। ब्यांगू यूनहू से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि क्वीन यहीं पर होगी, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर किंग या क्वीन अपने लोगों को छोड़कर भाग जाती है जब भी मुश्किल आती है। यूनहू से कहता है ये सारी तो बेवकूफ चींटियां हैं, इनको क्या पता कि कैसे भागना है, और वैसे भी ये एक आइलैंड है, वो भागकर कहाँ जाएंगे। जबकि उनका कैमरामैन सोच रहा होता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, क्या मेरा कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करेगा या नहीं, क्या पता एसोसिएशन वालों ने मुझे कुछ अच्छा कैमरा दिया हो। फिर वो आगे चलना शुरू करते हैं। जैसे वो थोड़ा सा आगे जाते हैं वो टनल आगे जाकर एक बड़ा सा रूम बन जाती है जहाँ पर चींटियों के अंडे रखे होते हैं। चोईजोंग अपने फायर मैजिक से लाइट जलाते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो बेशुमार अंडे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं अगर अंडे यहाँ पर है तो इसका मतलब क्वीन भी यहीं आसपास होगी। चोईजोंग कहते हैं मुझे लगता है कि वो चींटियां जिनका सामना हमने पहले किया वो इन अंडों के रखवाले थे, मैं अभी इन सारे अंडों को जला देता हूँ। चाइन चोईजोंग से कहती है जरा एक मिनट रुको, वहाँ सामने देखो एक बड़ा सा अंडा पड़ा हुआ है और वो फूट चुका है। ब्यांगू उसकी तरफ देखकर घबरा जाता है और कहता है ये किसी चींटी का अंडा नहीं हो सकता, चींटियों के अंडे तो छोटे हैं, या तो ये कोई रॉयल गार्ड है या फिर किसी और किस्म का कोई मॉन्स्टर है। यूनहोन से कहते हैं हमें सिर्फ क्वीन को मारना है, बाकी सब चीजों को छोड़ दो। उसी वक्त टनल के बाहर का सीन दिखाते हैं। शिमिजू केंजो को देखकर कहती है केंजो तुम वापस आ गए और अपने साथ तोहफा भी लेकर आए हो। केंजो ने अपने हाथ में चींटियों के टुकड़े पकड़ रखे होते हैं और वो काफी ज्यादा जख्मी होता है। केंजो शिमिजू से कहता है मुझे लगता है कि इनका कोई प्लान था, ये चारों तरफ से मुझ पर अटैक कर रहे थे। मैंने तकरीबन 30 चींटियों को तो मार ही डाला होगा, लेकिन उन्हें मुझे जख्मी कर दिया। मेरा कंधा और मेरी हिप जख्मी हो चुकी है, मुझे जल्दी से हील कर दो। शिमिजू से कहती है मैं तुम्हें हील करूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। केंजो से कहता है शिमिजू अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से मुझे हील करो। शिमिजो से कहती है लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। केंजो से कहता है तुम्हारे पास मेरे से भी ज्यादा पैसा है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तुम अपने पैसे से क्यों नहीं खरीद लेती। केंजो पीछे की तरफ देखता है तो और भी चींटियां आ रही होती हैं। केंजो शिमिजो से कहता है चलो अब जल्दी करो, मुझे जल्दी से हील कर दो, चींटियां यहाँ पर आ रही हैं। केंजो जैसे पीछे की तरफ देखता है उसे कहता है अच्छा जल्दी से बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसी वक्त शिमिजो के पास से ब्लड निकलता है और केंजो और साथ में दूसरा हंटर दोनों जो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शिमिजो मर चुकी होती है और उन दोनों को कुछ भी नजर नहीं आता। केंजो दूसरे से कहता है कोई मॉन्स्टर हमारे बहुत ज्यादा करीब है, और उसी वक्त एक मॉन्स्टर उड़ता हुआ आता है और तेजी के साथ केंजो के पास से गुजर जाता है, और जैसे ही वो वापसी की तरफ आता है तो साथ ही केंजो की गर्दन भी उड़ा देता है, और इसी के साथ शिमिजो और केंजो दोनों मारे जाते हैं। जबकि तीसरा हंटर चिल्ला रहा होता है
वो अपनी तलवार निकालकर ऐसी हवा में अटैक करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और नेक्स्ट सीन में हम उसकी टूटी हुई तलवार उसकी कटी हुई गर्दन देखते हैं और यहाँ पर जापानीज की एक पूरी टीम सिर्फ एक ही मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है। जबकि टनल के अंदर हमारी कोरियन हंटर्स की टीम का सामना रॉयल गार्ड से होता है। मादुंग अपनी शील्ड के साथ एक बॉडीगार्ड को रोककर खड़े होते हैं। मादुंग को उसके सामने काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। मादुंग कहते हैं तो ये क्वीन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, इनमें से हर एक एंड एस रैंक के बराबर है, लेकिन ये मॉन्स्टर्स हैं तो मॉन्स्टर्स ही, इनके पास दिमाग नहीं होता। ये दूसरे हंटर्स की तरह फाइटिंग स्किल्स और टैक्टिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मास्टर मादोंग उसे पीछे की तरफ धकेलते हैं और साथ ही चाइन से कहते हैं अभी अटैक करो। चाइन ऊपर की तरफ से जंप करते हुए उस चींटी के सर में अपनी तलवार दंसा देती है और उस तलवार के ऊपर बैठकर उस तलवार पर अपना वजन डालते हुए चींटी को नीचे तक काट देती है। चाइन जैसे नीचे उतरती है उसी वक्त एक और रॉयल गार्ड आ जाता है। चाइन उस पर भी अपनी तलवार से अटैक करती है और अपनी तलवार से उसको काट देती है। चाइन कहती है ये एंड्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा। मादोंग कहते हैं ये बात तो सच है कि रॉयल गार्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल है आम एंड्स के मुकाबले में, लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि ये ज्यादा नहीं है। ब्यांगो सारे हंटर से कहता है अपनी इंजरीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं, अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करो, मैं तुम लोगों को हील कर दूंगा। युनहू से कहता है चलो कम से कम तुम डर कर भाग तो नहीं रहे। ब्यांगो युनहू से कहता है और तुम भी पागलों की तरह इन चींटियों पर अटैक नहीं कर रहे, ये भी अच्छी बात है। उसी वक्त ब्यांगो एक मरी हुई चींटी के सर को फोड़ देता है और कहता है तुम लोगों को नहीं पता ये चींटियां अपने कटे हुए सर के साथ भी काफी देर तक जिंदा रह सकती हैं, इनको मुकम्मल तौर पर खत्म करो नहीं तो मुझे काम करना पड़ेगा। वो लोग वहाँ पर मौजूद सारी चींटियों को मार देते हैं और कहते हैं हम लोग अभी तक क्वीन तक नहीं पहुँचे, लेकिन रॉयल गार्ड से हमारा सामना हो चुका है। लास्ट टाइम तो यही रॉयल गार्ड से, लेकिन लास्ट टाइम ये क्वीन के पास थे। हो सकता है शायद सेकंड जनरेशन वालों ने इनको रिप्लेस कर दिया हो और क्वीन के नए रॉयल गार्ड्स अभी भी जिंदा हो। ब्यांगो उनसे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक बफ देता हूँ जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उन सब की पावर्स को डबल कर देता है। वहीं पर उनके सामने चींटियों की एक पूरी आर्मी होती है। वो सारे फैसला करते हैं चलो हम सब लोग सिर्फ 10-10 चींटियों से निपटते हैं। ब्यांगो उनसे कहता है मेरा फाइटिंग स्टाइल इतना अच्छा नहीं है तो मेरे लिए भी 1-2 छोड़ देना। युनहू ब्यांगो से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक हीलर को फाइट करने दूंगा? तुम हमें हील कर रहे हो और हमें बफ्स दे रहे हो, इतना ही काफी है, फाइट हम पर छोड़ दो, तुम पीछे रहकर एंजॉय करो। टनल के बाहर का सीन दिखाते हैं। जापानीज की एक और टीम केंजो और शिमिजो की टीम को चेक करने के लिए जाती है क्योंकि उनसे उनका राब्ता नहीं हो रहा होता। थोड़ी देर के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, उनकी डेड बॉडीज भी नहीं होती। वो लोग कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी चींटियां मरी पड़ी हैं, यानी यहाँ पर कोई फाइट हुई है, लेकिन यहाँ पर वो लोग क्यों नहीं है, आखिर वो कहाँ चले गए। उसी वक्त उन्हें वहाँ पर ब्लड में लिपटा हुआ एक हंटर का चश्मा नजर आता है। जैसे ही वो उठकर थोड़ा सा सामने की तरफ देखते हैं तो सामने डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि वो मास्क वाला बंदा जो कि हंटर्स की स्मेल को महसूस कर सकता है वो जल्दी से अपने मास्क को उतार देता है और वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देता है और कहता है इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है, ये तो किसी बहुत ज्यादा पावरफुल क्रीचर की स्मेल है, मैंने इतनी पावरफुल स्मेल पहले कभी महसूस नहीं की। उसी वक्त उसे सामने कुछ नजर आता है और वो पागलों की तरह अपने आइस मैजिक को अनलीश करता है और अपने सामने एक डबल लेयर शील्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके शील्ड को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और 3 स्लैशेस लगाते हुए उसकी आइस के साथ ही उसको काट देता है और इसी के साथ जापानीज के 2 और हंटर मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से टनल के अंदर का होता है। वो लोग कहते हैं इन सारी एंड्स पर तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाया हो गया, जबकि चोई जोंग उनसे कहता है मुझे लगता है सिर्फ 5 मिनट ही लगे होंगे। युनहू कहता है ये सब कुछ ब्यांगो की वजह से हुआ है, उसने अपने बफ से हमारी पावर को इंक्रीज कर दिया है। युनहू चाइन की तरफ देखता है और कहता है सिर्फ 5 मिनट की फाइट में मुझे लगता है कि चाइन ने मुझसे ज्यादा चींटियों को मारा है। और यहीं पर वो बताते हैं कि टनल में आए हुए उन्हें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और उन्हें जल्दी से ये काम खत्म करना होगा। उसी वक्त चाइन उनसे कहती है मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मुझे कुछ स्मेल हो रहा है, लगता है शायद सामने वाले रूम में क्वीन है। युनहू अपने बीस्ट मोड में जाता है और बीस्ट आइज को इस्तेमाल करते हुए सामने के एरिया को स्कैन करता है और उनसे कहता है ये बात कंफर्म है, सामने वाले रूम में क्वीन है और उसके साथ उसके रॉयल गार्ड्स भी हैं। क्वीन सबसे पीछे खड़ी है जबकि उसके पास 8 बॉडीगार्ड्स भी हैं जो उसके सामने खड़े हैं और उन सारे बॉडीगार्ड्स का रैंक भी एस के बराबर है। तुम सारे लोग उन बॉडीगार्ड्स को अपने साथ फाइट में बिजी रखना, मैं क्वीन से फाइट करूंगा। जबकि मादोंग चाइन से कहते हैं क्वीन के साथ मैं फाइट करूंगा, तुम उस क्वीन के रॉयल गार्ड्स को संभाल लेना। चाइन उनसे कहती है ठीक है। चोई जोंग भी अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए फायर से बड़े बड़े ड्रैगन बना लेते हैं और कहते हैं आज मुझे भी अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलेगा। और फिर वो लोग बॉस के रूम में एंटर हो जाते हैं जहाँ पर उनकी क्वीन है और रॉयल गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। लिमताई भी पीछे रहकर अपने तीरों से रॉयल गार्ड्स पर अटैक कर रहे होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी बैक को कवर करता हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो। जबकि युनहू अपनी बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और बीस्ट मोड में आ जाते हैं। युनहू कहते हैं अपने बीस्ट मोड में बिल्कुल एक जानवर दिखता हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, आज मुझे अपनी फुल पावर दिखाने का मौका मिलने वाला है। युनहू आगे की तरफ जंप करते हैं और 2 चींटियों को अपने हाथ से मसल देते हैं। मादोंग चाइन से कहते हैं
मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, जल्दी से इन गार्ड्स को रास्ते से हटाओ। चाइन अपनी तलवार को इस्तेमाल करते हुए अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए टाउंटिंग स्किल को रिलीज करती है, लेकिन वो गार्ड सामने लाइन में इकट्ठे हो जाते हैं। मादुंग कहते हैं ये हमें क्वीन तक नहीं पहुंचने देंगे, ये तो सामने लाइन बनाकर खड़े हो गए हैं। मादुंग अपनी शील्ड लेकर क्वीन के सामने चले जाते हैं और कहते हैं तुम लोग जल्दी से गार्ड से निपटो, मैं इस क्वीन को रोक कर रखता हूँ। कैमरामैन जो कि पीछे खड़ा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसी वक्त उसे कान में कॉल आती है कि हमारे पास 80% व्यूवरशिप आ चुकी है, जल्दी से थोड़ा सा और आगे हो जाओ ताकि हमें बेहतर व्यू मिल सके। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे होने लगता है, ब्यांगू उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए तुम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। यहाँ पर इस वक्त एक एस रैंक का बॉस है, अगर यहाँ पर तुम मर जाते हो तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाले। अगर तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई है तो यही मेरे पीछे रहो। वो कैमरामैन हीलर की तरफ देख रहा होता है और कहता है किसने कहा कि एक हीलर कॉम्बैट नहीं कर सकता? हालांकि मैं एक ए रैंक का कॉम्बैट टाइप का हंटर हूँ, लेकिन ये मुझसे ज्यादा बेहतर है। वहीं पर कोरिया के एक घर में एक अंकल आंटी का सीन दिखाते हैं। एक बूढ़ी औरत आती है और बूढ़े अंकल से कहती है क्या तुम ये शो नहीं देखने वाले जो कि जेजू आइलैंड से लाइव दिखा रहे हैं? अंकल उसे कहते हैं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आंटी उसे कहती है टीवी वालों ने कहा है कि इस बार हम लोग उन चींटियों को जरूर हरा देंगे। अंकल उसे कहते हैं वो हर बार ऐसे ही कहते हैं, पिछले 3 बार भी ऐसे ही कहा था। आंटी उस अंकल से कहती है तुम्हें पता है कि वो हमारे बेटे का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। शायद तो इनका बेटा कोई हंटर था जो रेड में मारा गया, यहाँ पे जेजू आइलैंड पर रहता था जो मारा गया। वो अंकल फिर से कहते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आंटी वापस आकर टीवी के सामने बैठ जाती है। उस वक्त टीवी पर मादुंग को दिखाया जा रहा होता है जो कि क्वीन को रोक कर खड़े होते हैं और साथ साथ उसकी कमेंट्री भी की जा रही होती है वहाँ पर क्या हो रहा है। आंटी बाहर से आने वाले शोर को सुनकर कहती है सारे लोग यही न्यूज देख रहे हैं। इस न्यूज को देखकर तो लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है। सिर्फ वो आंटी नहीं बल्कि पूरे कोरिया में हर जगह पर ये लोग यही न्यूज देख रहे होते हैं। बच्चे बूढ़े सभी लोग यही न्यूज देख रहे होते हैं और कहते हैं सिर्फ 4 गार्ड्स रह गए हैं, बहुत जल्दी हम क्वीन को मार डालेंगे, फिर ये सारा आइलैंड क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आंटी पीछे की तरफ देखती है तो बूढ़े अंकल दरवाजे से छुप कर देख रहे होते हैं। आंटी उसे कहती है हमारे हंटर्स ने 4 बॉडीगार्ड्स को हरा दिया है, अब बस कुछ ही बचे हैं। अंकल रोते हुए अंदर आ जाते हैं और कहते हैं इनको उन सारी चींटियों को खत्म करना होगा और हमारे बेटे का बदला लेना होगा। न्यूज रूम का भी सीन दिखाते हैं जहाँ पर बंदा डायरेक्टर से कह रहा होता है हमारे पास 85% से भी ज्यादा व्यूवरशिप आ चुकी है, हमने न्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इस बार तो हमें अवार्ड मिलने वाला है। अपनी इस एस रैंक की रेड को कंप्लीट करने के बाद हम लोग भी रशिया, चाइना और फ्रांस की तरह नेशन लेवल के हंटर्स मान जाएंगे और कोरिया के पास भी ये हताब आ जाएगा कि कोरिया ने भी एक एस रैंक की डंजन को क्लियर किया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे वो हंटर्स कैसे क्वीन को मारते हैं और वो मॉन्स्टर कौन सा है जिसने जापानीज हंटर को मारा है और क्या जिनवू रेड में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर जाएगा या नहीं। एपिसोड 54 का यहीं पर एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप की एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 55 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमने 54 को एंड किया था। मादुंग आगे खड़े होते हैं, उनके पास एक बड़ी सी शील्ड होती है और वो क्वीन को रोक कर खड़े होते हैं ताकि बाकी के सारे रॉयल गार्ड्स को मार दें, जबकि लिम ताई पीछे से ही खड़े तीरों की बरसात कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो सारे रॉयल गार्ड्स को मार देते हैं। अब वो सारे हंटर सिर्फ क्वीन को मारने पर फोकस कर रहे होते हैं। युनहू आगे बढ़ते हैं और क्वीन की टांगों पर अटैक करते हुए कहते हैं अपने रॉयल गार्ड्स के बिना क्वीन सिर्फ एक खाली एम्प्टी शेल है, जबकि लिम ताई क्वीन की आंखों पर अटैक कर रहे होते हैं। उसी वक्त क्वीन अपने मुंह से कुछ फ्लूइड सा निकालती है जो कि एसिड टाइप होता है जिससे उनकी बॉडीज जल जाती हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास ब्यांगू है जो कि एक एस रैंक का हीलर है, वो जल्दी से उनकी बॉडीज को हील कर देता है और उनकी बॉडीज फिर से नई जैसी हो जाती है। ब्यांगू क्वीन से कहता है अगर तुम्हें किसी को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ चाहे तुम इनके बाजू काट दो या टांगे काट दो, मैं उनको दोबारा से रीजनरेट कर दूंगा। और साथ ही क्वीन हीलर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। मादुंग जल्दी से अपनी शील्ड को सामने करते हुए उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं। मादुंग क्वीन से कहते हैं तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें अपने हीलर तक इतनी आसानी से जाने देंगे? साथ ही चोईजोंग आगे बढ़ते हैं और अपने फायर अटैक से क्वीन पर अटैक करते हैं। चोईजोंग का फायर अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि युनहू उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि क्वीन का काम तमाम हो चुका है, अब इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, बस और 2-3 स्ट्राइक्स और ये क्वीन खत्म हो चुकी है। लेकिन साथ ही वो क्वीन जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और अपने बच्चों को सिग्नल देती है। क्वीन के चिल्लाने से एक जोरदार इम्पैक्ट पैदा होता है। मादुंग जल्दी से अपनी शील्ड को सामने करते हुए बाकी सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। युनहू कहते हैं क्या ये इसकी लास्ट क्राई है, मरने से पहले ये आखिरी बार चिल्ला रही है, यहाँ पे ये किसी को सिग्नल देकर बुला रही है। सुगीमोटो जो कि बाहर शिप पर होता है वो जल्दी से रियोजी को कॉल करता है और कहता है वो सारी चींटियां नेस्ट की तरफ वापस जा रही हैं, तुम्हें वहाँ से जल्दी से निकलना होगा, हमारी सिग्नल जैमिंग टेक्निक फेल हो चुकी है। अब वो चींटियां उसकी बात सुन सकती हैं और वापस जा रही हैं। उसी वक्त टनल के अंदर का सीन दिखाते हैं
चाइन जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी तलवार के साथ क्वीन का गला काट देती है और इस तरह चींटियों की क्वीन मर जाती है। वो सारे हंटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोग वाकई में 7वीं टीम बन चुके हैं जिन्होंने एक एस रैंक की डंजन को क्लियर किया है। यूनू ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि कोई चीज इस तरफ आ रही है, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मादुंग उनसे कहते हैं मुझे अभी भी पता चला है कि वो चींटियां वापस आ रही हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बाकी के सारे हंटर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब क्या है, क्या जापानीज टीम फेल हो चुकी है, क्या वो उनको 1 घंटे तक बाहर नहीं रोक पाए। मादुंग कहते हैं मुझे नहीं पता, एसोसिएशन वालों ने कहा है कि वहाँ से जल्दी से निकलो क्योंकि सिग्नल जैमिंग टेक्निक बेकार हो चुकी है। उसी वक्त चोईजोंग को महसूस होता है कि उन्होंने जो फायर नेट क्रिएट किया था वो टूट चुका है। चोईजोंग उनसे कहते हैं मेरा फायर नेट टूट चुका है, चींटियां अंदर पहुंच चुकी हैं और साथ ही वो थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जबरदस्त पावर महसूस होती है। वो मॉन्स्टर जिसने जापानीज हंटर्स को मार डाला है वो वहाँ पर पहुंच जाता है। यूनू उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये नामुमकिन है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो मॉन्स्टर अपनी पावर को रिलीज करता है, असल में वो भी एक चींटी है जो कि चींटियों के बड़े अंडे से निकला है। यूनू उसे देखकर कहते हैं ये नहीं हो सकता, एक सिंगल बीज से इतनी ज्यादा पावर कैसे निकल सकती है। चाइन भी क्योंकि स्मेल को महसूस कर सकती है वो जल्दी से नाक पे हाथ रखकर नीचे बैठ जाती है क्योंकि उसकी स्मेल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसके नाक के अंदर घुस जाती है। चाइन कहती है यहाँ पर तो इतना ज्यादा प्रेशर है, आखिर ये चींटी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। उनके सामने जो मॉन्स्टर अपीयर हुआ है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है हंटर्स के दिल में मौत का खौफ पैदा हो जाता है। मादुंग कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहीं पर खड़े रहे, या तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा या फिर इसे मारना होगा। लेकिन मादुंग सिर्फ ये सोच रहे होते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनके पास इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती। मादुंग वहीं पर जमे हुए खड़े होते हैं जबकि वो मॉन्स्टर उनके पास से गुजर जाता है और सीधा अपनी क्वीन की लाश के पास जाता है। वो 6 के 6 हंटर्स यही कहते हैं वो हमारे पास से गुजर गया और हमने कुछ भी नहीं किया, आखिर ये टेरिफाइंग पावर है क्या चीज। वो चींटी जैसे ही अपनी क्वीन के पास जाती है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को रिलीज करती है। उसकी पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सारे हंटर्स नीचे गिर जाते हैं। फिर वो चींटी पीछे की तरफ देखती है। सबसे पहले वो चाइन को अपना निशाना बनाती है और तेजी के साथ चाइन के पीछे चली जाती है और साथ ही चाइन की कमर में एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे चाइन सामने वाली दीवार के साथ जाकर टकराती है और इसी के साथ एक एस रैंक की हंटर इतनी ज्यादा जख्मी हो जाती है कि दोबारा उठ ही नहीं पाती। ये देखकर मादुंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर हंटर चा की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वो चींटी उनके पीछे पहुंच जाती है। मादुंग जल्दी से अपनी शील्ड उसके सामने करते हैं लेकिन वो चींटी सिर्फ एक ही किक मारती है जिससे मादुंग की शील्ड तो टूटती है लेकिन साथ ही उसका बाजू भी टूट जाता है और उसके हाथ से अलग हो जाता है। जबकि दूसरे हाथ से मादुंग अपनी तलवार से अटैक करने लगते हैं। वो चींटी उसका दूसरा हाथ भी काट देती है और मादुंग को ऐसे छोड़ देती है। वहीं पर रास्ते में यूनू खड़े होते हैं जो कि चिल्लाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चींटी उसके पास से गुजरते हुए 3 स्लैशेस लगाती है जिससे उसका कंधा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। यूनू के पीछे चोईजोंग खड़ा होता है जो कि अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि चींटी उसके बारे स्लैश लगाती है और सामने की तरफ से उसे जख्मी कर देती है। रीपर गिल्ड के मास्टर जो कि सबसे लास्ट पे खड़े होते हैं वो अपने एरो चलाते हुए कहते हैं मैं अगर इतने डिस्टेंस पर हूँ तो यहाँ से मेरा निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकेगा और वो उस पर तीर चला देते हैं, लेकिन वो चींटी उसके तीरों को अपने हाथ में पकड़ लेती है और साथ ही उसके तीरों को तोड़ देती है। लिम ताई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरे एनर्जी के तीरों को कैसे रोक सकती है। साथ ही वो चींटी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और लिम ताई को भी जोरदार पंच मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। उसी वक्त मादुंग फिर से आगे बढ़ते हैं और अपने कंधे के साथ चींटी को धक्का देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा, मेरे हाथ काट दिए, तुम्हें बेकार हो गया। साथ ही मिन बियोंग अपनी हीलिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए मादुंग के बाजू को दोबारा से रीजनरेट कर देता है। मिन बियोंग ने अपने कैमोफ्लेज मूड को एक्टिवेट किया होता है और कहता है ये तो मेरा कैमोफ्लेज मूड है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को मेरे बारे में पता नहीं चल रहा और मैं सबसे पीछे खड़ा रहकर उन सबको हील कर रहा हूँ। लेकिन मेरे इस कैमोफ्लेज की एक वीकनेस है, मैं अपनी जगह से नहीं हट सकता, अगर मैं हटूंगा तो मेरा कैमोफ्लेज खत्म हो जाएगा। मादुंग आगे बढ़ते हैं और चींटी के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि मिन बियोंग कह रहा होता है अगर वो मुझे मारना भी चाहे तो उससे पहले मुझे ढूंढना होगा, जितनी देर तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी टीम को मरने नहीं दूंगा। वो चींटी मादुंग को टांग से पकड़ती है और पंखे की तरह घुमाते हुए दीवार के साथ पटका देती है। मादुंग फिर से सीरियसली जख्मी हो जाते हैं। जैसे बियांगू से फिर से हील करने की कोशिश करता है उसी वक्त चींटी को पता चल जाता है कि बियांगू कहाँ पर खड़ा है। बियांगू उसकी तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि चींटी सिर्फ उसी की तरफ देख रही होती है। बियांगू कहता है मेरा कैमोफ्लेज मूड एक्टिवेटेड है, उसे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। साथ ही यूनू चिल्लाकर उसे कहते हैं बियांगू वहाँ से हटो, लेकिन बहुत देर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं बियांगू अपनी जगह पर खड़ा होता है लेकिन उस चींटी का हाथ बियांगू के बॉडी के आर पार होता है। मास्टर यूनू सामने बैठे चिल्ला रहे होते हैं लेकिन बियांगू के मरने पे भी बात नहीं खत्म होती। वो चींटी बियांगू के पीछे खड़ी होती है और उसका हाथ उसकी बॉडी के आर पार होता है। उसी वक्त दिखाते हैं वो चींटी बियांगू के सर को भी खा जाती है, यानी कि बियांगू का किस्सा यहाँ पर खत्म हो चुका है, वो दोबारा हील नहीं हो सकता, बियांगू मर जाता है। ये देखकर सारे हंटर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
लेकिन यूनहू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ब्यांगू उसकी वजह से यहाँ पर आया था। यूनहू जल्दी से जंप करते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो चींटी पीछे की तरफ घूमती है और यूनहू को गले से पकड़ लेती है। जैसे ही वो यूनहू को गले से पकड़ती है, यूनहू का बीस्ट मूड खत्म हो जाता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। और साथ ही वो चींटी उस लफ्ज को रिपीट करती है जो कि अभी भी यूनहू ने कहा था। वो चींटी बोलते हुए यूनहू से कहती है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो, हमारी क्वीन तुम्हारे हाथों मारी गई। तुम्हारे जिस सोल्जर को हमने मारा है उसके मरने से हमारी क्वीन का बदला पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा किंग कौन है? मैं उसे मारूंगा। अब इन सारे हंटर्स को पता ही नहीं होता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। असल में वह चींटी अपनी क्वीन की मौत के बदले में इनके किंग को मारना चाहती है कि जो भी इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसी वक्त उस चींटी को बाहर से रियोजी गोटो की पावर महसूस होती है और वो इन सब को छोड़कर बाहर चला जाता है। यूनहू कहते हैं, बाहर तो इस वक्त रियोजी गोटो है जो हमसे ज्यादा पावरफुल है, क्या ये उसके लिए जा रहा है? साथ ही वो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अभी उसको बचाने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा इससे पहले कि वो वापस आ जाए। लेकिन वो सामने की तरफ देखते हैं तो छोटी चूंटियां वापस आ जाती हैं। गोटो रियोजी अपनी टीम के 2 मेंबर्स के साथ बाकी की टीम्स को देखने के लिए जा रहे होते हैं और कहती हैं, टीम चार्ली और टीम डेल्टा दोनों ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। गोटो कहते हैं, शायद सिग्नल जैमिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा, हमारा उनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ पा रहा। साथ ही वो टीम ब्रेवो से कहते हैं, जल्दी से एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचो, हम लोग भी वापस आ रहे हैं। हम इस वक्त टीम डेल्टा और टीम चार्ली की तरफ जा रहे हैं, उनको देखकर वापस आते हैं। उसी वक्त गोटो को अपने कंट्री के चेयरमैन मात्सुमोटो की कॉल आती है। नेक्स्ट सीन चाइना की एक बैटलशिप का होता है जहाँ के कैप्टन कह रहे होते हैं, मुझे लगता है कि जापान वाले कोरिया के खिलाफ कुछ प्लान बना रहे हैं। जापान वालों ने इस रेड के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। मुझे लगता है कि गोटो रियोजी अपने आप को एक नेशनल लेवल का हंटर साबित करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होता जा रहा है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और उसके अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक काम जो कभी नहीं कर पाया, वो एक एस रैंक की डंजन को क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए वो नेशनल रैंक का हंटर नहीं बन पाया। गोटो रियोजी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके साथियों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। चेयरमैन मात्सुमोटो उसे कहते हैं, क्या हुआ, जल्दी से जवाब दो। गोटो चेयरमैन से कहता है, हमारे पास कैजुअलिटीज हुई हैं, हमारे कुछ हंटर्स मारे गए हैं। चेयरमैन उसे कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? हमने जो प्लान इसलिए बनाया था ताकि हमारे हंटर मारे न जाएं और उन्हें टनल के अंदर जाकर क्वीन का सामना न करना पड़े। गोटो से कहते हैं, हमारा प्लान बिल्कुल ठीक था, बस हमारे हंटर्स वीक थे इसलिए वो मारे गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चेयरमैन गोटो से कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब तक तुम जिंदा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2-4 हंटर्स मारे जाते हैं। जल्दी से प्लान पूरा करो और वापस आ जाओ। क्या कोरियन टीम अभी भी क्वीन के साथ फाइट कर रही है? गोटो से कहते हैं, हाँ फाइट कर रही है, लेकिन हमारा जैमिंग सिस्टम खराब हो चुका है, इसलिए सारी चूंटियां वापस टनल की तरफ जा रही हैं। चेयरमैन गोटो से कहते हैं, कितने % चांसेस हैं कि कोरियन टीम टनल से वापस जिंदा आएगी? गोटो रियोजी उनसे कहते हैं, मुझे सिर्फ एक ही हंटर की फिक्र थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो इनके साथ नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। चेयरमैन हंसते हुए उसे कहते हैं, हम जापान की टीम वालों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोरिया वाली टीम मारी गई तो हमें वापस आना पड़ा। यही हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी, लेकिन हमारा मकसद तो पूरा हो गया, कोरिया के एस रैंक हंटर्स को खत्म करना। हमारा यहाँ पर आने का असल मकसद तो यही था कि कोरिया के सारे एस रैंक के हंटर्स को एक ही बार में मार दिया जाए। गोटो चेयरमैन से कहता है, ठीक है, मुझे बात की समझ आ गई, हम लोग वापस आ रहे हैं। रियोजी गोटो अपने साथियों से कहते हैं, चलो वापस चलें, लेकिन उसी वक्त उन्हें महसूस होता है कोई मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। गोटो जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। गोटो अपने दोनों साथियों से कहते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी एंट नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग इसके सामने नहीं टिक पाओगे, जाकर ब्रेवो टीम को ज्वाइन करो, मैं इसका सामना करता हूँ। ये दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम लोग मेरे रास्ते में आ जाओगे, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 55 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।